हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हरि मोहन कौशिक। मैं अभी अपने कुछ विचार कश्मीर और आजकल जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इस कश्मीर के बारे में रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया जब मैंने अपनी एक कश्मीरी बहन रिफ़त वानी का एक वीडियो सुना जिसके अंदर वो सबसे अर्ज़ कर रही हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, वो आज़ादी की लड़ाई है और इवन उन्होंने जितने भी कश्मीर के लिए लड़ने वाले जितने भी जो आतंकवादी हैं, हमारे लिए वो आतंकवादी हैं, उन्हें वो फ्रीडम फाइटर कह के पुकार रही थी। तो स्पेशली मेरा ये वीडियो मैं जो बनाया है अभी, वो स्पेशली उन कश्मीरी मिसगाइडेड लड़कों के लिए है जो, और ख़ासकर यहाँ पर भी जो उनकी आज़ादी को सपोर्ट करने के लिए झंडे डंडे लेके खड़े हुए हैं कि हमें कश्मीर को आज़ाद करवाना है, कश्मीर की आज़ादी मिलनी चाहिए। और उन जैसे हरामखोर कुत्तों के लिए भी है जो JNU के अंदर खड़े होके कह रहे थे, या जो पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी या हैदराबाद के अंदर के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे थे। और ख़ासकर उन लड़कों के लिए भी है जो मिसगाइडेड हैं, पत्थर मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और अपने आप को फ्रीडम फाइटर फील कर रहे हैं। जनाब, पहले आपको पता होना चाहिए ये फ्रीडम है क्या, और फ्रीडम तभी समझ में आएगी जब आपको गुलामी समझ में आएगी कि गुलामी क्या है। तो गुलामी तो, अगर आपके पिताजी आपको बार बार डांटते हैं और आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं और अगर आपको लगता है कि वो गुलामी है, तो माफ़ कीजिएगा, वो गुलामी नहीं है, वो असलियत में तुम्हें सही रास्ता दिखाने का एक तरीका है। गुलामी के कुछ उदाहरण, और ख़ासकर आप कश्मीरी लोग जो बहुत ज़्यादा अपनी इस लड़ाई को, अपने इस हजूम को, अपने इस शोर शराबे को, अपने इस पत्थर फेंकने के तरीके को कंपेयर करते हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई से। एंड प्लीज़ डोंट कंपेयर आवर फ्रीडम फाइटिंग विद पाकिस्तान फ्रीडम फाइटिंग, बिकॉज पाकिस्तानी तो वो लालची कुत्ते थे जिन्होंने मतलब हमारे देश के टुकड़े करवाकर और चुपचाप अपना एक देश बना लिया, और अब आज वो भी ढंग से रह नहीं पाए क्योंकि उनकी वो इच्छा नहीं थी। उन्होंने कुछ आज़ादी लेने के लिए उन्होंने कोई क्या नाम है कुर्बानी नहीं दी थी। कुर्बानी हमारे देश के लोगों ने दी थी। उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने तो आखिरी में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर और अंग्रेज़ों को ब्लैकमेल करके अपना एक पाकिस्तान ले लिया था। इससे पहले कौन देने वाला था पाकिस्तान, और कौन सुनता था उनकी? और रही उस बात कायदे आज़म हरामखोर कुत्ते की, उसकी ऐसी तैसी साले की, उसने मर गया वो अच्छी बात, और सही में वो कुत्ते की मौत मरा। तुम क्या जानो आज़ादी के बारे में जिसने कुछ कुर्बानी दी ही नहीं। हमारे से पूछ कर देखो, जो हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं, हमारे पुरखों ने जो आज़ादी के लिए जंग लड़ी है उस और जिस गुलामी को जिया है वो गुलामी होती है। अभी आपको 2-4 उदाहरण दे देता हूँ। क्या आपके कश्मीर में कभी एक ऐसा कोई एक्ट पास हुआ जो जलियांवाला बाग या रॉलेट एक्ट जैसा हो, कि जिसमें कुछ सुना ही ना जाए? रॉलेट एक्ट क्या था? वो यही तो था कि जिसमें किसी को भी उठा लिया जाएगा, 2 साल उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा, कुछ सुना ही नहीं जाएगा, बस आपको कोई बोलने की वो नहीं है, इवन आप पूछने के भी हकदार नहीं है। कभी आपके देश में कभी आपके राज्य में, कभी आपके आसपास, क्या कभी ऐसा हुआ कि जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट हुआ हो कि आप कहीं चुपचाप सभा कर रहे हैं, सरकार और क्या नाम है टैंक लेके आती है, गोलियां चलाती है और दबा के गोलियां चलाती है, और उस अधिकारी को, उस सेना के अधिकारी को, जनरल डायर जैसा, उसको हमारी किसी पार्लियामेंट ने मतलब तारीफ के पुल बांधे हो, तालियां बजाई हो, वेरी गुड, उसको भारत का साम्राज्य का रक्षक कहा हो, ब्रिटेन का रक्षक कहा हो? कभी ऐसा हुआ है? वो हिंदुस्तान में हुआ था। हिंदुस्तान में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग जब हुआ तो उसके बाद जनरल डायर को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सम्मानित किया था, और उसके बाद उसको तलवार और पैसे भी गिफ्ट किए गए, जगह जगह जब बुला के उसको सम्मानित किया गया, और ये कहा गया कि आप ही ब्रिटेन के साम्राज्य के रक्षक हैं। आपके कश्मीर में ऐसा कभी नहीं हुआ। 2010 के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा, जब आप लोग ज़्यादा पत्थर मारना शुरू करते हैं, तब इन लोगों ने, आर्मी वाले जो हैं, वो डंडे चलाना शुरू करते हैं, और जब आप काबू में ही नहीं आए तब जाकर बाद में इन्होंने कम से कम 20 दिन के बाद पैलेट गन उठाई है। उससे पहले तो ये आए दिन बेचारे सड़कों पे पिटते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से मामले आ रहे थे कश्मीर के अंदर से,
और ख़ासकर स्पेशली जब अमरनाथ यात्रा चल रही है, तभी आप लोगों के सारे पत्थरबाजी क्यों होते हैं। और मेरी बहन, एक बात बताओ, कश्मीर क्या है? पहले आप इतना बता दो, कितना है कश्मीर और कौन सा कश्मीर? जो पत्थर मारने वाले जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं, आपकी सारी की सारी घटनाएं सिर्फ उसी जगह से क्यों आती हैं जो NH-1A के पास है? इसके अलावा अंदर की तरफ गांव में जी न्यूज़ का चैनल और दूसरे लोग जाकर बात करते हैं तो वहां पर एक बूढ़े बाबा क्या पूरा गांव खड़ा होकर, जो तुम्हारे ही कश्मीर का गांव है, और ये भी नहीं कि मतलब जम्मू के आसपास का गांव हो, वो पूरा गांव जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले के पास गांव है, बॉर्डर के पास गांव है, उसके बूढ़े जी जनाब कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं तो हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद पैदा हुआ था और आज़ाद ही रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए अलग देश और अलग राज्य, और ना मुझे पाकिस्तान में जाना। और उसके बाद आप कितने लोग हैं एक कश्मीर के अंदर? आपकी 10 दिन दुकानें बंद रहती हैं, वो सिर्फ श्रीनगर की बात है, और 2-4 आपके वो जो NH-1A के आसपास के जो गांव हैं उनकी बात है। वरना अगर आप देखें तो पूरे कश्मीर के अंदर सिर्फ, और ये इतना छोटा सा कश्मीर थोड़ा है, और आप फिर भी अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो जाके एक बार देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस पाकिस्तान के झंडे लहरा के आप लोग दिखाते हैं, उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने, वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने कितने राइट्स दे रखे हैं? क्या उनको कभी आपने सोचा है? क्या आप में से एक बंदे ने कहा कि हाँ वो राइट्स दिए गए हैं वहाँ पर? आप जाकर देखिए, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उनके अंदर भारत के झंडे लहराकर वो लोग यही कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल होना है। और एक तुम लोग हो जो गिने चुने बहुत मुट्ठी भर हो, और उस कश्मीर के अंदर जम्मू भी आता है, लेह लद्दाख भी आता है। लेह लद्दाख वाले तुम्हारे ऊपर थूकते तक नहीं हैं। वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं हमारी तरक्की हो जाए बस। और मैडम, आपने बहुत एक क्लेम किया कि हमारे हिंदुस्तान में आपको राइट्स नहीं मिले। चलिए थोड़ा सा इन राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि राइट्स क्या होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको कौन से राइट्स नहीं दिए गए? क्या आपको किसी पहले दिन से पूरे हिंदुस्तान की किसी भी जगह पर किसी केंद्र सरकार की नौकरी में हिस्सा लेने से मना किया गया? कभी आपको आपकी लैंग्वेज बोलने से मना किया गया? क्या आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? क्या आपको हिंदुस्तान के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किसी परेशानी की दिक्कत होती है? क्या कहीं बिजनेस करने की दिक्कत होती है? किस चीज़ के राइट्स होते हैं? राइट्स होते क्या हैं? राइट्स वही फंडामेंटल 6 राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, और सारे के सारे राइट्स आप क्लेम करते हो, बल्कि आपके स्टेट में जाकर बाकी पूरे हिंदुस्तान के एक भी लड़के को राइट्स नहीं मिलते, एक भी नागरिक को राइट्स नहीं मिलते। इवन हम लोगों को वहां पर, तुम लोग पूरे हिंदुस्तान में आके जहां मर्जी प्रॉपर्टी खरीदो, रहो, जो मर्जी करो, लेकिन हमें वहां पर कुछ भी राइट्स नहीं है। यार, हमारा राइट तुम्हारे एरिया में नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने तो पूरे के पूरे राइट्स एंजॉय कर रहे हो। और रही बात आपकी आज़ादी की, देखिए आज़ादी की लड़ाई जिसे आप कह रहे हैं, सो कॉल्ड आज़ादी की लड़ाई, पहली बात ये, कुछ भटके हुए नौजवान जो 500 हजार रुपए लेकर पत्थर मारते फिरते हैं और सेना का राइफलें छीन के भाग जाते हैं, हमारे सेना के लोगों को अपनी शांति के चक्कर में अपने हाथ बांध के खड़े होते हैं, इसलिए उनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। अगर राइफल छूट जाए, तुम लोग छीन के ले जाओ, तो उसकी जान चली जाए और उसकी नौकरी चली जाए, और अगर रह जाए तो वैसे तुम लोग मार मार के जान निकाल देते हो, तो वो सिपाही करेगा क्या? और माफ कीजिएगा, सबसे फ्रंट पे आपकी कश्मीरी पुलिस रहती है। सेना सिर्फ इनकाउंटर करती है, सिर्फ इनकाउंटर करती है, सिर्फ इनकाउंटर करती है। आपके घर में कभी भी घुस के आपकी लेडीज को बेइज्जत नहीं करती। और रही बात कि आप लोगों का इल्ज़ाम है कि सेना जो है घर जाकर क्या नाम है बेइज्जती करती है और सब कुछ, और रेप वगैरह करती है, मतलब एक तरीके से जेनोसाइड का इल्ज़ाम लगाते हैं आप। सेना की अपनी अदालत सबसे तेज़ है, और आए दिन हम लोग, आप लोग ये खबर नहीं पढ़ते, हम इन खबरों को पढ़ते हैं। आए दिन सेना के न जाने कितने ऑफिसर्स जिनके ऊपर इल्ज़ाम होता है, या तो वो उनके ऊपर ट्रायल चल रहा होता है, या फिर वो कई तो कोर्ट मार्शल हो चुके हैं। ये चीज़ आप लोग कभी नहीं बताएंगे। वो क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि दिस इज़ नॉट अ फ्रीडम फाइट। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। ये कॉवर्ड ऑपरेशन है, मतलब एक पीछे वाला ऑपरेशन है, छुप के किया गया ऑपरेशन है एक ऐसे देश का जो हिंदुस्तान से अलग हुआ और आज तक वो अनकंफर्टेबल है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर। हम लोग मून पर पहुंच गए, हम लोग मार्स पर पहुंच गए, वो इसी चीज को देखकर जल रहा है।
वो 1971 का बदला लेना चाहता है। वो क्या कर रहा है? क्या आपने अभी कहा कि 85 साल में आपको कोई राइट्स नहीं मिले? मैडम, शाह फैज़ल को क्या आप भूल गए, जो यूपीएससी टॉपर था? अगर इतने ही हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता तो उसको, टॉपर की तो दूर की बात, यूपीएससी का पेपर देने के लिए मना कर देते। बल्कि हमें उसका बड़ा प्राउड फील हुआ कि हाँ, वो लड़का टॉप करके गया और कश्मीर से था। अब की बार का भी जो सेकंड टॉपर निकला है यूपीएससी का, वो भी आपके कश्मीर से ही है शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट शायद वो कश्मीर, और कश्मीर के बहुत सारे लड़के आए साल यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट होते हैं। और उनसे अगर बात की जाए तो उनका क्या कहना होता है कि कश्मीर की प्रॉब्लम ये नहीं है कि कश्मीर को अलग होना है। कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कश्मीर जो है वो कंफ्यूज्ड है, कश्मीर का यूथ कंफ्यूज्ड है। और रही बात नौकरी की, देखिए नौकरी की बात यह है, बेरोजगारी हर जगह है। अगर आप ये कहें कि हिंदुस्तान में एक भी लड़का बेरोजगार नहीं है तो वो बहुत गलत सोच है। लेकिन यहाँ पर पैसे लेके पत्थर मारना शुरू नहीं करते। अब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ये समझ लीजिए। आपकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोग सिर्फ एक कठपुतली हैं हमारे एक ऐसे दुश्मन देश की जो अपना 1971 का बदला लेना चाहता है। पहले उसने पूरी ताकत करी, उसने पूरी ताकत लगाई पंजाब के अंदर खालिस्तान बनाने की, और कुछ गधे खड़े होकर आज के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की कोशिश कर रहे थे। और आजकल भी दो चार ऐसे हैं व्यू पॉइंट्स के अंदर जिनको आज़ाद कश्मीर की आदत, मतलब आज़ाद पंजाब और खालिस्तान के लिए आज भी वो शोर मचाते हैं। खैर, उनके लिए मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके अंदर वो टिकेंगे नहीं, वो सिर्फ लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपकी बात करते हैं। अब क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से वही की सिख कम्युनिटी ने ही उनके खिलाफ, उनकी सिख कम्युनिटी ने ही उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी खालिस्तानियों के खिलाफ, और खालिस्तानियों को मार भगाया। अब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो आज भी पाकिस्तान की गोद में जाके बैठे हुए हैं। अब रही बात आपकी, तब तक 1980s तक देयर वाज नो प्रॉब्लम इन कश्मीर, देयर वाज अ डिस्प्यूट। लेकिन आप ही के लीडर्स ने, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हुआ, चाहे फारूक अब्दुल्ला हुआ, चाहे कोई भी हुआ, आप ही के लीडर्स ने हिंदुस्तान के अंदर रहने की एक इच्छा जताई थी। और ये वही पाकिस्तानी सेना है जिसने कबाइलियों को अंदर भेज दिया था आप लोगों की इज्जत लूटने के लिए। इज्जत उन कबीलाई लोगों ने लूटी थी, हिंदुस्तानी सेना ने तो आपको बचाया था। और 1980s तक कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इंदिरा गांधी के मरने से पहले देयर वाज नो कश्मीर इशू। जब पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को पूरी ताकत से दबा दिया गया और पंजाब के अंदर पूरी सेना के साथ, पूरी आर्मी के साथ, पुलिस के साथ आम जनता खड़ी हो गई और खालिस्तानियों को लात मार के भगाया, तब पाकिस्तान ने आपके कश्मीर को चुना। कश्मीर के अंदर भी एक सेक्शन, वो जो हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहता था, उससे पहले स्टोन प्लांटिंग नहीं होती थी, उससे पहले कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, उससे पहले कभी शोर शराबा नहीं होता था, मार पिटाई बिल्कुल नहीं होती थी। कभी सेना ने इतनी बुरी तरीके से इस्तेमाल किया, सेना का इस्तेमाल किया ही नहीं। आप लोग प्रोटेस्ट करते थे, वो प्रोटेस्ट इसलिए नहीं होता था कि हमें आज़ादी चाहिए, वो प्रोटेस्ट इसलिए होता था कि तुम्हें सहूलियतें चाहिए। हमारा नेता जाके आपसे बात करता था, वो मामला शांत हो जाता था। 1985 से पहले का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, एक भी लड़का आपका इस आतंकवाद के फॉर्म में मारा गया हो। ये पंगा कब शुरू हुआ? सवाल इस चीज़ का है कि ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, ये लड़ाई झगड़ा, मारपीट और ये मतलब ज़बरदस्त। ये तब से शुरू हुआ जब आपकी सोसाइटी को बर्बाद किया गया। आपकी सोसाइटी के अंदर दो कंपोनेंट थे। सबसे एक पहला कंपोनेंट आप, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट था वो थे कश्मीरी पंडित्स। असलियत में बाहर से भेजे गए आतंकवादी और कुछ आप ही के बीच में से खड़े हुए आपके वो बाप दादा, जो कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक सुलह दिल में कसक लेके बैठ रहे थे कि यार अगर कश्मीर आज़ाद हो गया तो हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कुछ छोटा मोटा नेता बनने की एक परमिशन, मतलब एक जगह मिल जाएगी। वो लोग बाहर से आए हुए, कश्मीर से आए हुए या पंजाब से आए हुए, सॉरी पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए। लाउड स्पीकरों पे जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया और ये कहा गया कि कश्मीरी पंडितों भाग जाओ। असलियत में आपका प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ। भाई ऑब्वियस सी बात है, जहां वो लोगों के आंसू गिरे, जो अभी आप कहते हैं कि आपकी माताओं की और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इतिहास आप उठाकर देखिए शुरुआत किसने करी थी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इंडियन आर्मी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही होगी, क्योंकि इंडिया की फितरत नहीं है, कश्मीरियों की भी फितरत नहीं है, ये पाकिस्तानियों की फितरत है।
माताओं बहनों को, कश्मीरी पंडितों की, लेडीज़ की इज्जत किसने लूटी? वहाँ किसको भगाया गया? किसके ऊपर अत्याचार किया गया? आपको क्या लगता है आपकी जैसे आत्माएं रो रही हैं, क्या उनकी नहीं रोती? हमारे घर के पास में कश्मीरी माइग्रेंट्स की कॉलोनी है, वहाँ पर वो जिस तरीके से रह रहे हैं, भूख के मारे उनके लड़के यहाँ आके आटा मांगने तक आ जाते हैं कि साहब थोड़ा सा आटा दे दो, वहाँ पर कुछ लोगों को रोटी मिल जाएगी, 10 किलो आटा दे दो, 5 किलो आटा दे दो। वो लोग ऐसे जैसे रह रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये आज़ादी की लड़ाई है? क्या हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्या हमारे देश के किसी लीडर ने ये कहा कि भाई यहाँ से ये वाली पर्टिकुलर कम्युनिटी भाग जाए? एक लीडर ने नहीं कहा, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को अगर अलग होना होता है, किसी भी देश को अगर अलग होना होता है, पहले उसको अपनी सोसाइटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके अलग होगा। आपके कश्मीर में तो आप अलग एक साथ हैं ही नहीं, उनको अपनी सोसाइटी एक साथ करनी पड़ती है, इकट्ठा करना पड़ता है। हमारे देश के नेताओं ने सबसे पहले इंडिपेंडेंट मूवमेंट के अंदर सबसे पहले क्या किया? हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का नारा दिया था। और यही कारण है मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की 1947 तक कोई औकात नहीं थी। 1946 कैबिनेट मिशन आया, तब तक कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था उसे। कौन सी एक भी जगह सरकार नहीं बनती थी उनकी, बड़ी मुश्किल से एक आदि मिली-जुली सरकार में शामिल हो जाएं सो हो जाएं। क्या था उनके पास? उन कश्मीर वो मुस्लिम लीग कब पाकिस्तान बनना शुरू हुआ? जब ये तुम्हारा हरामखोर, जिसे तुम कायदे आज़म जिन्ना कहते हो, कायदे आज़म माय फुट, वो हरामखोर जब ये कहता है लड़के लेंगे पाकिस्तान, जब उसने कलकत्ता की सड़कों पर मारकाट मचवाई, दंगे करवाए, वो उस वहाँ का उस टाइम मुख्यमंत्री सुहरावर्दी, उसने बंगाल की पुलिस को छुट्टियों पर भेज दिया। ये कॉन्स्पिरेसी थी, दैट वॉज कॉन्स्पिरेसी। उस षड्यंत्र के अंदर, ताकि उन्हें अपने पाकिस्तान मिल जाए, उस षड्यंत्र के अंदर उन्होंने हिंदू मुसलमानों के दंगे करवाए, तब जाके पाकिस्तान की डिमांड को लास्ट में मान लिया गया था कि ये मुस्लिम लीग अगर रह भी गई तो ये हमारे देश के लिए गैंग्रीन की तरह काम करेगी। और उस गैंग्रीन का एक हिस्सा आज के दिन तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसेड़ दिया गया है। वरना ये आज़ादी की लड़ाई, आप अपने आप को कंपेयर करते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। मैडम, सर, मेरे भाई बहनों, कभी एक बार उनके बारे में पढ़ के देखो। आज़ादी तो बाद की बात थी, आज़ादी के बाद जो था ना, उनके पास पूरा एक खाका मौजूद था कि आज़ाद हिंदुस्तान, अभी हम गुलाम क्यों हैं और हमें आज़ादी क्यों चाहिए। और आज़ाद हिंदुस्तान का एक पूरा खाका उनके दिमाग में ऐसा मौजूद था, क्योंकि ये एक आज़ादी की लड़ाई, एक क्रांति होती है, और क्रांति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब क्रांति के बाद के विचार आपके पास मौजूद ना हो। क्रांति के बाद तुम किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? यासीन मलिक को? वो 2-4 बुड्ढे जो अलगाववादी घूमते हैं उनको, जो अपने हिंदुस्तान में कम और पाकिस्तान की गोद में ज़्यादा बैठे रहते हैं? और किस पाकिस्तान की बात करते हो जो अब दोबारा खुद टूटने वाला है? उस पाकिस्तान की बात, उस पाकिस्तान को कैसे भरोसा कर सकते हो? उस पाकिस्तान के झंडे कैसे लहरा सकते हो अपने देश में, जो पाकिस्तान खुद बलूचिस्तान के अंदर आतंकवाद बलूचिस्तान के अंदर कोहराम मचा के बैठा हुआ है और किसी मिलिट्री को घुसने नहीं देता वहाँ पर। मैडम, आपका तो एक वीडियो आया है, आप यूट्यूब पे एक बार क्लिक करके देखिएगा, बलूचिस्तान और सिंध देश, आपको बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे। मैडम, सर, यकीन मानिए आप लोग गलत सोच में हैं और आपके इन नेताओं ने आपको भटका रखा है। वरना कश्मीर सिर्फ कश्मीर और वो 2-4 घर और वैली और एक मार्केट नहीं है जो हर बार वही नज़र आती है। पूरा कश्मीर बहुत बड़ा है और इतने बड़े कश्मीर के अंदर पहले उनको इंटीग्रेट कीजिए, उनसे तो पूछिए क्या वो हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक भी नहीं कहेगा नहीं होना चाहते, मतलब एक भी ऐसा नहीं कहेगा कि होना चाहते हैं। वो सब क्या कहेंगे? नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? दे आर थिंकिंग देयर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री ना, दे आर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो आप करते क्या है? आप कह रहे हैं कश्मीरी इंसान है, बिल्कुल इंसान है मैडम, हम कब मना कर रहे हैं। अब उसके बाद सबसे पहली बात, आप ठीक है, आप कहते हैं कि अल्लाह ने आपको आज़ाद पैदा किया है। मैडम, आपके वीडियो के अंदर अल्लाह ने बिल्कुल सभी को आज़ाद पैदा किया है,
मैं एक हिंदू हूँ बेशक, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी अल्लाह को मानता हूँ उतना ही जैसे मैं राम को मानता हूँ। मुझे भी आज़ाद पैदा किया है, लेकिन उस आज़ादी को इंश्योर करने के लिए, उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए मेरे को एक सरकार की तो ज़रूरत होगी जो हमें, वो जो सरकार कैपेबल होगी मेरी आज़ादी को इंश्योर करने के लिए, ताकि कोई मुझे गुलाम ना बना सके। अब वो सरकार होनी ज़रूरी है और तुम उसी सरकार को मना कर रहे हो। चलो ठीक है, तुमने हिंदुस्तान से एक बार अलग हो भी गए तो कोई तो सरकार बनाओगे भाई, वो सरकार भी तो तुम्हारी अपनी नहीं होगी ना। चलो वो अपनी भी सरकार होगी, गुलाम तो तुम फिर भी होगे। आज़ादी का मतलब जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है, आप यूं कह रहे हैं अल्लाह ने सभी को आज़ाद पैदा किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना सरकार नहीं होगी। सरकार बिल्कुल होगी। आपके राइट्स क्या चाहते हैं आपने आज तक एक बार बात करी। और रही बात, क्या आपको पार्लियामेंट, कौन से ऐसे राइट्स नहीं मिले हुए? वोट डालने का अधिकार है या नहीं है? वोट डालने के लिए हमने ऐसा तो नहीं कहा कि आप इसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट डालिए, आप आपका जिसको मन करे वो उस पर वोट डाल दो। आप, क्या आपको भारत की संसद में बैठने का अधिकार है? हम हिंदुस्तानियों को नहीं था ब्रिटेन की संसद में बैठने का अधिकार। बता दो, हमारा एक बंदा यहाँ से चुन के गया और ब्रिटेन की संसद के अंदर बोलने की हिम्मत रखता हो। और क्या आपके कश्मीर का कोई नेता ऐसा नहीं है जो क्या हमारी पार्लियामेंट के अंदर ना बैठता हो? आपके सारे नेता पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, पार्लियामेंट के अंदर पार्ट है उनका। क्या आपकी चुनी हुई सरकार आपके देश में नहीं है? सॉरी, आपके राज्य में नहीं है? क्या आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? आपको पैसे में नहीं मिलते क्या? आपके राज्य को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर भी आप भटके हुए नौजवान हैं जिन्हें पाकिस्तान ने भटकाया हुआ है। और रही बात, आप सपोर्ट मांगते हैं या कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम, ये वो गद्दार हैं, दे आर ट्रेटर्स, जो कि फ्री की एक पब्लिसिटी चाहते हैं। वो जानकर ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों को उठाते हैं, वो जानते हैं वो गलत उठा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दों को उठाते हैं जिसको रिस्पॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा मेरे जैसे लोगों से। वो जान के बोलेंगे कश्मीर को आज़ादी चाहिए। उन्हें पता है मेरे जैसा बंदा बोलेगा ही बोलेगा कि कश्मीर की ऐसी तैसी, पहले तेरा ही थोबड़ा तोड़ेंगे। लेकिन वो चाहते हैं ताकि उनका थोबड़ा, उनको ऐसा रिस्पॉन्ड मिले, वो लाइमलाइट में आए, क्योंकि वैसे तो उन्हें कोई पूछता नहीं है। बरखत जैसों का ही नाम लेना चाहते हैं ना, हाफिज सईद भी उसी का नाम गिनवा रहा था। मैडम, वो चाहती है, वैसे तो उसे कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो बात ऐसी बोलती है ताकि बाकी उसे सुने, कन्हैया जैसा, ठीक है। और वो क्या नाम है, अनिर्बल भट्टाचार्य जैसे। और वो आजकल एक वो लेडी, क्या नाम है, अर्णब गोस्वामी के एक शो के अंदर मैंने देखी थी, शायद कोई वकील थी, कौन सी शाह, जिसने पुअर एक वर्ड यूज़ किया, पुअर वाणी। पुअर वाणी मैडम, वो दिमाग की पुअर है। आप के पास ऑप्शन सिर्फ इतने हैं। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये नहीं है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम आपके वो नेता हैं जो एक बंद कमरे में खुद पर्दे के पीछे रहकर आप लोगों को भड़काते हैं, और वो रोज़ शाम को अपने आका जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, हाफिज सईद जैसे, उनसे बात करते हैं। एक बार को आपसे बात कर भी ली जाए, लेकिन जब तक आपके हाथ में पाकिस्तान का झंडा रहेगा, जब तक आपके लिए आवाज़ें वहाँ से उठती रहेंगी, ये मामला आपकी आज़ादी की लड़ाई का नहीं, ये दूसरे देश की कॉन्स्पिरेसी का नज़र आता रहेगा। और जब तक ये दूसरे देश की कॉन्स्पिरेसी का मामला नज़र आता रहेगा, हिंदुस्तान की इज़्ज़त का सवाल बना रहेगा। और इज़्ज़त के लिए तो मैडम, सबसे पहले अगर ज़रूरत पड़ी, मुझे अपने बच्चों की गर्दन उतारनी पड़ जाए हिंदुस्तान के लिए, तो मैं वो उतारूंगा। और अगर दूसरे ये ज़रूरत पड़ी, ये मुझसे अगर ये कहे कि हिंदुस्तान के लिए तुम्हें पूरे कश्मीर को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तो मैडम वो भी करेंगे। आज़ादी तो नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान में कैसे रहना है वो बता दो। रिफत वानी जी, चाहूँगा मुझे कुछ ऐसा जवाब मिले ताकि मैं ये मैसेज आप तक पहुँचे और आपको जवाब दें कि आज़ादी क्या है और ग़ुलामी क्या है, ताकि हमारी एक डिबेट हो, हम देखें कि आप सही हैं या मैं सही हूँ। गुड नाइट।